हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है क्लास बायोलॉजी की, जिसमें आज का टॉपिक होगा प्लांट टिश्यू, दैट इज पादप ऊतक। तो ठीक है, मैंने जब बायोलॉजी स्टार्ट की थी और जिस दिन मैंने सेल बनाया था, सेल पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी, हमारी या जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुकोशीय जीव होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उनकी सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका या सेल होती है। ठीक है, फिर सेल क्या करता है? अब एक इसमें सोचने वाली बात है कि देखो, जैसे अमीबा है, जैसे मैं किसकी बात करूं, अमीबा की। अमीबा जो होता है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एकल कोशिकीय जीव है। उसके अंदर कितनी कोशिका होती है? सिंगल कोशिका होती है। अब मान लो कोई अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, इसका न्यूक्लियस हो गया। तो अमीबा तालाब में रहता है, पानी में रहता है, पोंड में रहता है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है? बहुत सारा न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो अमीबा क्या करता है? अपनी इस सेल वॉल, अपनी ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, इसके थ्रू ऑक्सीजन और जो भी खाने पीने का सामान होता है उसे लेता रहता है, और इसी के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर के बाहर छोड़ता रहता है, मतलब एक सेल के द्वारा। अब आ जाते हैं ह्यूमंस की बात करते हैं, इंसान या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो क्या होता, मान लो हमारे यहाँ पर तो बहुत सारे सेल होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों सेल होते हैं। अब मान लो जो सेल हमारे आसपास एनवायरमेंट में है, जैसे हमारे स्किन के सेल्स हुए, हमारे स्किन के चारों तरफ के जो सेल्स हुए, ये तो मान लो एनवायरमेंट के संपर्क में है, और कुछ ऐसी चीज बनती, कुछ ऐसा सिस्टम बनता कि ये अपने आसपास से पोषक तत्व ले पाते। बट जैसे मेरे लंग्स हैं, जैसे मेरे फेफड़े हैं, या मेरे हार्ट है, तो फेफड़े या हार्ट, मेरा जो हृदय होता है, हार्ट होता है, उसके जो सेल्स हैं वो तो भैया बहुत ही अंदर हैं। वो न्यूट्रिएंट कैसे ले पाते? तो मुश्किल आ जाती, वो ऑक्सीजन अपने आप एनवायरमेंट से कैसे, बहुत मुश्किल आ जाती। तो भगवान ने क्या किया कि जो एक जैसे सेल्स थे, मैं जो एक जैसे सेल्स थे, उनको एक ग्रुप में बना दिया। उन्होंने क्या कहा, मान लो ये जैसे मेरे लंग्स के सेल है, ये मेरे किसके सेल है? लंग्स, या जो मेरे फेफड़े होते हैं, तो जो मेरे फेफड़ों के सेल्स हैं, उन सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स को, सिमिलर सेल्स सिमिलर ओरिजिन, कहने का मतलब क्या है? समान कोशिका, समान कोशिका। ठीक है, समान कोशिका क्यों हुई? क्योंकि वो समान उत्पत्ति हुई है उसकी, एक जगह से ही उसका ओरिजिन हुआ है। तो जो एक जैसी कोशिकाएं होती हैं, इनका सेम फंक्शन होता है। क्या होता है भैया? इनका फंक्शन भी कैसा होता है? सेम होता है, समान कार्य होता है। तो समान कार्य और समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का एक ग्रुप बना दिया, एक क्या दिया? समूह बना दिया। ठीक है, और उस समूह को क्या नाम दिया? उस समूह को नाम दिया टिश्यू। टिश्यू मीन्स ऊतक। तो आप इसे सिंपल इंग्लिश में कह सकते हैं कि टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर ओरिजिन एंड विद सिमिलर फंक्शन सेल्स। कि जो विद एक जैसा, जिसका सिमिलर फंक्शन होता है, सेम फंक्शन होता है, और एक जगह से उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति कैसी? लंग्स से उत्पत्ति हुई है, ठीक है, या मतलब इनके, मतलब जब एम्ब्रायो, जो भ्रूण होता है ना, मैं भी इंसानों के बारे में बाद में और भी समझाऊंगा। जो हमारा भ्रूण होता है, तो भ्रूण में तीन तरह की लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, तीन तरह की लेयर होती हैं, एंडोडर्म मतलब एक्टो, मीजो, एंडो। ठीक है, तो अब ये जो तीनों तरह की लेयर होती हैं, इनसे पूरे शरीर के ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, पूरे शरीर के टिश्यू बनते हैं। तो क्या कहा कि एक ही तरीके की कोशिकाओं से इनका जन्म होता है, एक ही तरीके सेल से टिश्यूज का जन्म होता है। तो आप सिंपल याद रखो कि भगवान ने क्या किया, जब उसने पता किया कि भाई मैं अलग अलग सबको ऑक्सीजन नहीं दे सकता, तो उसने किसमें बता दिया? ग्रुप्स में बांट दिया। अब जैसे ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, इसका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया? टिश्यू। अब टिश्यू के बीच में आपको ये फ्लूइड सा दिख रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। भाई ये तो सेल के अंदर की बातें हैं, जिसे इंटरसेल्यूलर बोलते हो, अंतर कोशिका है, और ये है बाह्य कोशिका द्रव। तो सेल अपनी सारी चीजें इस बाह्य कोशिका द्रव से लेता है, ऑक्सीजन वगैरह, और इस बाह्य कोशिका द्रव को ही अपनी CO2 वगैरह दे देता है। यहीं से कैपिलरीज निकली होती हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हो? यहीं से क्या निकली होती है? कैपिलरीज, जिन्हें आप
कोशिकाएं बोलते हो, और यही कैपिलरीज बाद में बनके क्या बनती है, वीन्स बनती है, जिन्हें आप शिराएं बोलते हो, और यही कैपिलरीज आगे आगे किस में बढ़ जाती हैं, आर्टरीज। जो आर्टरीज होती है वो किस में बढ़ जाती है, कैपिलरीज में, और कैपिलरीज किससे पहुंचती है, ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर या बाह्य कोशिका द्रव। ठीक है मेरे भाई, तो कहने का मतलब कि जब जो बहुकोशिकीय या मल्टी सेल्यूलर जीव होते हैं उनमें जो कोशिकाओं का एक साथ रहते हैं, जो कोशिका एक साथ रह के काम करती हैं, स्पेशल वर्क करती हैं और सेम होती हैं, सेम जगह से उनका ओरिजिन होता है, सेम काम होता है, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो टिश्यू का या टिश्यू को समझने की किसी ने स्टार्टिंग की थी तो वो थे मार्सिलो मालफिगी। ठीक है, मार्सिलो मेलफिगी, इटली के एक साइंटिस्ट थे, मार्सेलो, लिख लो मार्सेलो मेलफिगी। ठीक है, मार्सेलो मेलफिगी। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले जो लंग्स होते हैं ना, हमारे फेफड़े जो होते हैं, तो फेफड़ों के अंदर जो एल्वियोली होती है ना एल्वियोली, वहां देखा था, कैपिलरीज को देखा था वहां पे। किसको देखा था, कैपिलरीज को, कि जो एल्वियोली है उससे कार्बन ऑक्सीजन कैसे अंदर आ रही है और कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, उसमें एक्सचेंज हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे जो ये जो एल्वियोली है ये एक टिश्यूज में बटी हुई है, मतलब कह सकते हैं ग्रुप्स में बटी हुई है, लेकिन ना तो उन्होंने टिश्यू नाम दिया ना ही उन्होंने कुछ और कहा। उसके बाद में एक फ्रेंच के वैज्ञानिक थे, हिस्ट्री बता रहा हूं, उसके बाद में एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बिशट। क्या नाम था, बिशट भी बोल देते हैं इनको, या बिशट। इन्होंने ये टिश्यू शब्द दिया था। क्या शब्द दिया था, टिश्यू। ऊतक शब्द किसने दिया है, बिशट ने। क्या हुआ था कि उन्होंने शरीर में कई सारे टिश्यू खोजे और उन्होंने टिश्यू खोज के इतने टिश्यू बताए शरीर में कि ह्यूमंस में 21 टिश्यू होते हैं। बाद में आज जाके पता चला है कि टिश्यूज कितने होते हैं, कॉमनली 4। उन 21 को कितने ग्रुप में बांट दिया गया है, 4। ह्यूमंस में, मानव में 4 टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इस एक और होते हैं एपिथेलियल कुछ करके। ठीक है, तो मतलब 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं मानव में। उन्होंने कितने बताए थे, 21। उनको 4 ग्रुप में बांट दिया गया। तो क्वेश्चन आता, हु कॉइन्ड द टर्म टिश्यू, टिश्यू शब्द किसने दिया, तो आप क्या बताओगे, बिशट साहब ने टिश्यू शब्द दिया, इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का जनक। अब कहोगे सर ये हिस्टोलॉजी क्या है, तो बच्चे जो हिस्टोलॉजी है ना, ऐसा विज्ञान, ऐसा जीव विज्ञान की वो शाखा जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें आप टिश्यूज को या ऊतक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ऊतक शब्द इन्होंने दिया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बिशट साहब को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा, ये हिस्टोलॉजी शब्द तो इन्होंने मतलब टिश्यू शब्द तो दिया था, लेकिन हिस्टोलॉजी शब्द का जो इस्तेमाल किया था पहली बार, हिस्टोलॉजी वर्ड, वो किया था वैज्ञानिक थे कार्ल मेयर, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। 1819 में इन्होंने अपनी किताब में किया था, और ये कहां के रहने वाले थे, जर्मनी के। ठीक है, तो कार्ल मेयर साहब ने सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, वैसे हिस्टोलॉजी भाई बाद में तो टिश्यू से शुरू हुई है, लेकिन टिश्यू साहब ने आपके लिए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी आता है, तो आप क्या कहोगे, बिशट। हु कॉइन्ड द टर्म टिश्यू, टिश्यू शब्द किसने दिया, बिशट। हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया, कार्ल मेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा, टिश्यू पाए जाते हैं भाई एनिमल्स में एनिमल टिश्यू और प्लांट्स में प्लांट टिश्यू, मतलब पौधों में पौधे वाले टिश्यू पाए जाते हैं और एनिमल्स में एनिमल्स वाले टिश्यू पाए जाते हैं। एनिमल्स आज हमारा टॉपिक नहीं रहेगा, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक। ठीक है, प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक। तो देखो भैया क्या होता है, प्लांट्स में जितने टिश्यू होते हैं वो बनते तो एक जैसे हैं, मतलब उनकी जो स्टार्टिंग होती है या जो उनकी जो शुरुआत होती है, प्लांट के जितने टिश्यू होते हैं वो होती तो एक जैसे हैं, सेम तरीके से शुरुआत होती है, मतलब सेम उससे ही बनते हैं वो सारे के सारे टिश्यू। लेकिन बाद में उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। क्या होता है, कोशिका विभेदन। क्या होता है भैया, कोशिका विभेदन। कि जितनी भी सेल होती हैं वो अपने फंक्शन
कार्य मैच्योरिटी, कार्य मैच्योरिटी जब वो परिपक्व हो जाते हैं के आधार पर अलग रूप ले लेते हैं, एक अलग नेचर आकृति हो जाती है। तो ठीक है, मैंने क्या कहा, प्लांट टिश्यू बनते तो सब एक ही प्रोसेस से हैं, शुरुआत में तो होते एक जैसे हैं, बाद में उनमें क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन। अब कहोगे एक सेकंड कि सर ये सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि भैया सिंपल है कि जब कोई ऊतक परमानेंट शेप ले ले, पहले तो उसका कोई काम क्या था कुछ नहीं पता, एक परमानेंट स्थायी आकृति ले ले, उसका एक परमानेंट कार्य हो जाए, परिपक्व हो जाए, वो बिल्कुल मैच्योर हो जाए और अपना एक अलग शेप आकृति काम ले ले, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन होके प्लांट्स अलग अलग उसमें अलग अलग कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं, प्लांट्स के टिश्यू अलग अलग कार्य के लिए बदल जाते हैं। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, सेल डिफरेंशिएशन से ही बदलते हैं, आगे जाके इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ोगे, समझिएगा। तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं ये मुख्य दो टाइप के होते हैं, ये चैप्टर आप सब लोग छोड़ देते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको क्लियर कराने की, एक बार आप और पढ़िएगा। फीवर है बहुत तेज, पर क्लास तो होनी ही, ठीक है, मन करे तो शेयर, और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपका टिश्यू जैसे हार्मोन्स तैयार हो गए, इसी तरह से आपका टिश्यू नाम का चैप्टर भी तैयार हो जाए। ठीक है, तो देखो प्लांट टिश्यूज को हमने दो टाइप से बांटा। ठीक है, एक को हमने बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, विभाज्य 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 युतिकी, ठीक है, नाम से पता चल जाएगा। ठीक है, विभाज्य युतिकी। और दूसरे को हमने बोला परमानेंट टिश्यू, क्या बोला हमने, परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। समझ रहे मेरी बात, पहले को क्या बोला, विभाज्य ऊतकी, दूसरे को क्या बोला, परमानेंट टिश्यू। इससे तो आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन इससे पता चलता होगा विभाज्य। विभाज्य मतलब कैन डिवाइड होल लाइफ, कैन डिवाइड इन होल लाइफ। कहने का मतलब क्या है शॉर्ट में, कि इसमें पूरी जिंदगी, इसमें पूरी उम्र, पूरी जिंदगी डिवीजन चलता रहता है। ये जो टिश्यूज होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें पूरी जिंदगी विभाजन होता रहता है। क्या होता रहता है इसमें, विभाजन, और विभाजन भी कौन सा, माइटोसिस, सूत्री विभाजन इसमें होता रहता है। ठीक है, माइटोसिस नाम का यह सूत्री विभाजन, माइटोसिस कौन सा होता है, जो लेंथ बढ़ाने के काम आता है, जो लंबाई बढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें ये पूरी जिंदगी डिवाइड होते रहते हैं। अब ये पूरी जिंदगी डिवाइड रहते हैं तो इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, कि मतलब भाई अब इसका यही काम है, इसकी यही आकृति है। पहले डिवाइड होंगे, डिवाइड होने के बाद में इनमें क्या होगा कि ये मैच्योर होंगे, और मैच्योर होके ये किस में बदल जाएंगे, ये परमानेंट में सेल डिफरेंशिएशन के द्वारा, कोशिका विभेदन के द्वारा बदल जाएंगे। कहने का मतलब कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, विभाज्य के टिश्यू होते हैं, यही जब मैच्योर हो जाते हैं, जब परिपक्व हो जाते हैं, तो इनके अंदर फंक्शन, रूप, प्रकृति में चेंज आ जाता है, और ये क्या बन जाते हैं, स्थायी ऊतक बन जाते हैं। स्थायी का मतलब कि डेट कांट डिवाइड, जो विभाजन, जिनमें विभाजन ना हो सके, उन्हें आप क्या कहोगे, परमानेंट। ये भी दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये प्लांट की लीनियर ग्रोथ, लीनियर कहते हो, या जिसे आप प्राइमरी ग्रोथ कहते हो। प्राइमरी मतलब जो प्राथमिक ग्रोथ होती है, प्राथमिक वृद्धि होती है। प्राथमिक वृद्धि होती कौन सी है, जो प्लांट इस तरीके से बढ़ता है ऊपर की तरफ, इसे क्या कहते हो, प्राथमिक वृद्धि होती है। ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी, सेकेंडरी ग्रोथ को आप क्या कहते हो, जो डायमीटर बढ़ता है, प्लांट की जो मोटाई बढ़ती है, तो द्वितीयक वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की क्या क्या खासियत होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या क्या खासियत होती है, तो आप लिखते चलिएगा कि ये लीनियर ग्रोथ, और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, डायमीटर या स्टेम की जो मोटाई बढ़ती है, उसके लिए भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, लिखते रहना भैया, हिंदी इंग्लिश दोनों में कराने की कोशिश कर रहा हूं।
इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो थिन होती है, थिन माने पतली, ठीक है, पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, पतली होती है जिससे कि इसमें चेंज आ सके, ठीक है। सेकंड चीज, ये आपस में इतना ज्यादा कंपैक्टली अरेंज रहते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं कि उनके बीच में, जो मैंने ऐसे बताया था ना, एक बना के आपको मैंने एग्जांपल दिया था इस तरीके से कि इनके बीच में क्या रहता है, ये स्थान रहता है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये इतने ज्यादा पास पास रहते हैं कि इसमें कोई भी स्थान नहीं पाया जाता। नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, कोई भी अंतर कोशिकीय स्थान नहीं, अंतर कोशिकीय स्थान इसमें नहीं पाए जाते। तीसरी चीज, जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, कहने का मतलब क्या है कि घना कण युक्त छोटी छोटी कण, घना, घना मतलब डेंस, साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव होता है, घना कोशिका द्रव दिख रहा है नीचे कहीं, कोशिका द्रव और मुख्य केंद्रक, इसके अंदर केंद्रक भी क्या मुख्य तौर पे दिखाई देता है। तो प्रोमिनेंट केंद्रक भी होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है, डेंस साइटोप्लाज्म भी होती है। कुछ में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, कभी इनमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं और कभी इनमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते, लेस और नो वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, मैंने एक बार पढ़ाया था जब आपको सेल पढ़ाया था कि सेल के अंदर एक छोटी छोटी खाली स्थान रहते हैं जिसमें हवा आ जाती है, जिसमें गैस इकट्ठी हो जाती है, द्रव इकट्ठा कर सकते हो, भोजन इकट्ठा कर सकते हो। तो इसमें क्या कहोगे, रसधानी नहीं, रसधानी, वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं, रसधानी। तो इसमें रसधानी भी बहुत कम या नहीं पाई जाती। और इसमें डिवीजन कैसा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इसमें डिवीजन कैसा होता है, माइटोसिस मियोसिस, ये पढ़ाऊंगा, अभी आप इतना समझ लो कि कैसा विभाजन होता है माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस ऐसे होता है जो ग्रोथ करने के काम आते हैं टिश्यू, उसमें माइटोसिस होता है। और जो गुणसूत्र होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव वाले ओवा और स्पर्म होता है, वहां पे जो वो दोनों बनते हैं उसको हम कहते हैं मियोसिस वाला, ठीक है। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब मोटे मोटे तौर पे समझ लो, इंट्रासेल्यूलर स्पेस कम होता है, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल्स बहुत कम पाए जाते हैं, पतली कोशिका भित्ति होती है, सेल्यूलोज की बनी। चलिए अब बात करेंगे कि देखो, अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझना चीजों को, ये तो इसकी मुख्य विशेषताएं होगी। अब प्लांट में ये कहां कहां पाए जाते हैं, पौधों में ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये कहां कहां पाया जाता है, पोजीशन के आधार पर देखो। अब जैसे प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, प्लांट, ये प्लांट है, ठीक है। तो ये जो ऊपर की तरफ, ये जो बिल्कुल टॉप पे, एकदम टॉप पे टिप, और रूट्स की बिल्कुल टॉप नीचे, जो रूट्स होती है उनके बिल्कुल नीचे, इनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शीर्षस्थ, शीर्ष जो कहां पे पाए जाते हैं, बिल्कुल शीर्ष पे पाए जाते हैं, बिल्कुल ऊपर, ग्रोइंग, इनको इस एपिकल एक्सिस इस पर इस तरह से जो पाए जाते हैं, ठीक है भैया, इन्हें क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो मोटाई बढ़ाने के काम आते हैं, बार्क के नीचे वाले, छाल के नीचे वाले, छाल होती है ना पेड़ की, बार्क, बार्क के नीचे वाले मोटाई बढ़ाने के काम आते हैं, इनको बोलते हैं लेटरल। इनको क्या बोलते हैं, लेटरल, या लेटरल को हिंदी में कहते हैं पार्श्व। क्या बोलते हैं, पार्श्व, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये जो होती है, जैसे नोड मैंने बताया था ना गन्ना, तो नोड्स क्या होती है, इंटरनोड, कि यहां से ब्रांच निकली हुई होती है, निकली हुई होती है ना, तो ब्रांच या पत्तियां निकली हुई होती है। तो कभी पत्ती ऐसे करके निकलती है, कभी पत्ती बिल्कुल जड़ में से निकल जाती है, कभी तो ये लंबा होता है, कभी ये छोटा। तो इंटरनोड्स की हाइट जो बढ़ाता है, जो बीच में पाया जाता है, इसे बोलते हैं इंटरकैलरी। क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स की जो हाइट बढ़ाता है इसे क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी टिश्यू। और हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्वेशी, अंतर्वेशी, ठीक है भैया। अब मेरी एक बात अच्छे से समझ लो,
मेरिस्टेमेटिक को पोजीशन के आधार पर कि ये पाए कहां कहां जाते हैं, कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। एपिकल जिसे शीर्षक बोला, जो लीनियर ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ बढ़ाने के काम आता है। लेटरल जो मोटाई गर्थ या डायमीटर बढ़ाने के काम आता है। और इंटरकैलरी जो नोड्स की लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है। यहां तक को दिक्कत ठीक है। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं, इनके बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को लेकर चलते हैं। आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आप लिखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अपने विचार आप कमेंट करके जरूर बताया करो। आप कमेंट नहीं करते हो ऑफलाइन तो पता नहीं चलता कि क्लास कैसी थी। ठीक है भैया, चलिए तो नंबर 1 क्या चाहता है, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जिसे क्या बोलते हैं, शीर्षक। ठीक, ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। क्या कहा मैंने, जड़ व तने के ग्रोइंग मतलब वृद्धि वाले हिस्सों पर, वृद्धि वाले भाग पर एपिकल। ठीक है, कहां पाए जाते हैं, ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ठीक है, चलिए सेकंड चीज, लेंथ कह लो, पौधे की लंबाई कह लो, पौधे की ऊंचाई कह लो, या पौधे की लीनियर वृद्धि कह लो। ठीक है, या पौधे में प्राइमरी ग्रोथ कह लो। चारों शब्द में से जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहो कर लो। उसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, एपिकल। पौधे की लंबाई कह लो, ऊंचाई कह लो, या पौधे की रेखीय वृद्धि कह लो एक रेखा में, या क्या कह लो, पौधे की प्राथमिक वृद्धि कह लो। कि जो प्राथमिक वृद्धि होती है भाई, ये जब ऊपर पाए जाते हैं बिल्कुल इन ग्रोइंग टिप्स पे, तो इसके द्वारा ही पौधे नीचे जो ये अपनी रूट्स होती हैं, पौधे इसी के द्वारा वृद्धि करते हैं। तो लेंथ, हाइट, लीनियर या प्राइमरी ग्रोथ या प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, यही वाले होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बाकी बात वही है, थिन सेल वॉल होती है, कम वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते भी नहीं है, और जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं, वो बहुत ही होते ही नहीं है, कम क्या वो होते ही नहीं है। तो एपिकल माने समझ जाओगे ना, शीर्ष माने जड़ और तने की वृद्धि वाले ऊपर और नीचे वाले हिस्सों पर, और प्राइमरी ग्रोथ या जो प्राथमिक वृद्धि होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाता है सेकंड, लेटरल मेरिस्टेम। अरे भाई, लेटरल मेरिस्टेम पार्श्वस्थ। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। तो ये क्या करते हैं, डायमीटर, या तो पेड़ का जो तना होता है इस तरह से, फिर ऐसे हो गया पेड़ का तना मोटा और हो जाता है ना, तो पेड़ के तने की मोटाई, डायमीटर या गर्थ बढ़ाते हैं, या क्या बढ़ाते हैं, गर्थ बढ़ाते हैं। ठीक है, या क्या कहूं, पेड़ की मोटाई बढ़ाते हैं। और ये जो पेड़ की साइड से मोटाई बढ़ती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसे सेकेंडरी ग्रोथ कह लो, या इसे आप द्वितीयक वृद्धि भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसे, द्वितीयक वृद्धि भी पौधे के अंदर कह सकते हो। ठीक है, ये बार्क ऑफ ट्री जो होता है छाल के नीचे, ये छाल के नीचे दो तरीके के सेल्स होते हैं, जैसे एक तो होता है कॉर्क। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम नाम के सेल, मतलब ये टिश्यूज ही होते हैं, कॉर्क कैम्बियम। और ये लेटरल टिश्यू का टाइप होता है। और एक होता है वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम इसके उदाहरण है जो मोटाई बढ़ाने के काम आते हैं छाल के नीचे। ये कार्क कैम्बियम, जो कॉर्क बनते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो ये बोतल वगैरह होती हैं तेजाब वगैरह की, उसके ऊपर एक कॉर्क का सा मटेरियल लगा रहता है, उसे बाहर निकालते हैं, जो बोतल वगैरह बंद करने के काम आते हैं। जो कॉर्क होता है वो कॉर्क कैम्बियम। और जो संवहन कैम्बियम होता है, संवहन कैम्बियम, ये संवहन कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम नाम है ये लेटरल पार्शियल टिश्यू का ही एग्जांपल है। जो एक तना है, तने की ये बार्क है, छाल, तो छाल के नीचे जो पाया जाता है। ठीक है, एक वास्कुलर कैम्बियम और एक कॉर्क कैम्बियम, ये किसके एग्जांपल है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के एग्जांपल ही है। ठीक है भैया, और कौन सी ग्रोथ देते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ देते हैं। चलिए
आगे आ जाते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है ना? यहां तक बताओ, टिश्यूज में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? प्लांट टिश्यूज में ये सब पेपर में आता है, अगर आप ले रहे हो तो ये सब आपको पढ़ना जरूरी है, वरना जहां से आपको क्वेश्चन करने हैं आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे टाइप का जो होता था इंटर कैलोरी, तीसरे टाइप का कौन सा होता था? इंटर कैलोरी कह लो या अंतर्वेशी कह लो, अंतर्वेशी या इंटर कैलोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, क्या है? तो पत्तियां होती है ना, पत्तियां, लीफ, जैसे मैंने भी बताया कि यहां से लीफ निकलेगी। लीफ हो सकता है बिल्कुल जड़ से निकल जाए, तने से, और हो सकता है कुछ ये लंबाई हो फिर लीफ निकले, फिर लीफ निकले, है ना? तो इसलिए ये जो इसकी जड़ होती है, पत्तियों की जो जड़ होती है, पत्तियों के बेस, लीफ बेस में पाया जाता है। ठीक है, और ब्रांच फॉर्मेशन, जो टहनियां बनती है होती है ना, ब्रांच फॉर्मेशन जो टहनी बनती है उसमें भी यही हेल्प करता है। और ये उन घास वगैरह, जैसे ऐसी घास, ऐसी तो जब जो उसमें अगर किसी के एपिकल ऊपर वाले हिस्से को कोई खा जाता है जानवर वगैरह, तो फिर ग्रोथ किसके द्वारा होगी? अंतर्वेशी। तो ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ के लिए ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये भी किसके लिए जिम्मेदार होता है? प्राइमरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए बहुत अच्छे। तो इस तरीके से आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गए कि जिनमें हमेशा विभाजन होता रहता है, जो लाइफ टाइम डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि जो अब ये तो ये लिविंग होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, मेरिस्टेमेटिक, जो भी आपने विभाज्य के टिश्यू पढ़े, 3 तरह के विभाजन वाले। ठीक है, ये जो टिश्यू होते हैं जिंदा रहते हैं, और या क्या कह सकते हो? इमेच्योर लिविंग सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? इमेच्योर लिविंग सेल, अपरिपक्व जीवित कोशिकाओं का ग्रुप होता है। ठीक है, कोशिकाओं का क्या होता है? ग्रुप होता है, समूह होता है। अब देखो क्या हुआ, क्या होगा? सेल डिफरेंशिएशन होगा बाबू, होगा, विभेदन होगा, कोशिका में भेद होगा, वो अपने फंक्शन के अनुसार बदल जाएगी, और कोशिका विभेद होके ये मैच्योर हो जाएंगे। जब ये मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो इनमें डिवीजन बंद हो जाएगा, इनमें विभाजन क्या हो जाएगा बच्चा? बंद हो जाएगा। विभाजन क्या हो जाएगा? बंद। अब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्य के टिश्यू में विभाजन हो जाएगा बंद, ठीक है, तो ये लिविंग भी रह सकते हैं। ठीक है, ये नॉन लिविंग भी पाए जा सकते हैं, दोनों तरीके के पाए जा सकते हैं, लेकिन अब इनमें विभाजन नहीं होगा। अब ये किसी भी ग्रोथ वगैरह के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो जब इसमें विभाजन बंद हो जाएगा तो इसको आप क्या कहोगे? परमानेंट। कि भाई अब तो वो परमानेंट हो गया, क्योंकि उसमें कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा, कोई भी विभाजन नहीं हो रहा, क्योंकि वो अब स्थायी हो गया। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो शुरुआत में इमेच्योर लिविंग होते हैं, मेच्योर होने के बाद में जब उनमें सेल डिफरेंशिएशन हो जाता है तो डिवीजन हो जाता है बंद, और आप उन्हें क्या कहने लगते हो? परमानेंट टिश्यू कहने लगते हो। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, परमानेंट टिश्यू पे। छोटा सा बचा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो परमानेंट टिश्यू, अगर ये क्लास बीच में रुक भी जाती है तो सेकंड पार्ट बना के इसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक, परमानेंट प्लांट टिश्यू या स्थायी ऊतक दो तरह के होते हैं, समझना। एक होते हैं सिंपल, जिसे आप सरल भी कह सकते हो, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। एक क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स, जिसे आप जटिल कह सकते हो। ठीक है भैया, एक क्या होते हैं? सरल, एक क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स। सरल 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा। सरल कितने टाइप के होते हैं? पैरेन्काइमा, जिसे तक, मृदु तक। दूसरे होते हैं कॉलनकाइमा, दूसरे क्या होते हैं? कॉलनकाइमा, जिसे आप क्या बोलते हो? स्थूल कोण ऊतक हिंदी में। ठीक है, और तीसरे होते हैं स्क्लेरन कायमा, जिसे आप दृढ़ ऊतक बोलते हो। ठीक है, दृढ़ ऊतक बोलते हो। कितने टाइप के हो गए आपके पास? सरल 3 टाइप के। पैरेन्काइमा सबसे सिंपल, सबसे अनस्पेशलाइज्ड सेल्स के बने हुए परमानेंट ऊतक, मृदुतक, पैरेन्काइमा। कॉलनकाइमा स्थूल कोण ऊतक, थोड़ा सा और इनकी जो सेल होती है, सेल वॉल होती है, थिक होने लगती है,
उसमें पेक्टिन वगैरह आ जाता है। स्क्लेरेंकाइमा इसमें तो लिग्निन आ जाता है, एक और पदार्थ सेल्यूलोज के साथ। दंड ऊतक, ये जो दोनों होते हैं ऊपर वाले, ये लिविंग होते हैं। इसके सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग, डिवीजन नहीं हो रहा होता है फिर भी कैसे होते हैं? जीवित या लिविंग। और इसके जो सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? डेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ ऊतक। बिल्कुल जो ठोस है, स्टोन, पत्थर के जैसा, पत्थर में जान होती नहीं है, आप क्या कहोगे? डेड। जो अब इसको सरल बोलते क्यों हैं? क्योंकि ये एक तरह के सेल से बना होता है, एक तरह के सेल्स से, एक तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक तरह की कोशिकाओं से, मतलब वन टाइप ऑफ सेल, वन सेल्स सरल वाले जो होते हैं। जबकि जो कॉम्प्लेक्स होता है ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मतलब इसमें एक से ज्यादा तरह के सेल्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे सेल एक यूनिट या एक इकाई की तरह काम करते हैं। एक यूनिट या एक इकाई, बना तो एक से ज्यादा से होता है, लेकिन सारे के सारे अगर मान लो 4 से मिलकर बनाए तो चारों काम एक ही करेंगे। ठीक है, इसके भी 2 टाइप हो जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ठीक है भैया, जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स वाले के टाइप हो जाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं आपके सिंपल टिश्यूज को। ठीक है, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा क्या होते हैं, कहां पाए जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कुछ इसकी मुख्य बातें क्या हो जाएंगी परमानेंट की, कि डिवाइड नहीं हो सकते, कांट डिवाइड। ठीक है ना, ये विभाजन इनमें नहीं हो सकता, विभाजन नहीं हो सकता, विभाजन नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है इनमें, साइज और शेप फिक्स्ड होती है, साइज एंड शेप फिक्स रहती है, मतलब आकार व रूप, आकार व रूप क्या रहता है? स्थिर। ठीक है, फिक्स रहता है। नेक्स्ट बात कहेंगे, इसमें दोनों तरीके के पाए जाते हैं, डेड भी पाए जाते हैं और लिविंग भी पाए जाते हैं। लिविंग कौन कौन से? पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, और डेड स्क्लेरेन्काइमा। और मृत दोनों तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं, मृत और जीवित दोनों तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखोगे, सेल वॉल थिन भी होती है, थिक भी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है ये पतली भी होती है और ये मोटी भी होती है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है, लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? लार्ज वैक्यूल्स, या इसमें बड़ी रसधानी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है मेरे भाई? बड़ी रसधानी, बड़े खाली स्थान या बड़े ब्लैंक स्पेस सेल्स के बीच में पाए जाते हैं। विभाजन नहीं हो सकता, साइज और शेप फिक्स रहती है, डेड एंड लिविंग दोनों तरह के होते हैं। अभी मैंने बताया था, सेल वॉल पतली भी होती है, मोटी भी होती है, जैसे स्क्लेरेन्काइमा, उसकी सेल वॉल बहुत थिक होती है, और लार्ज वैक्यूल्स बड़ी रसधानी इसमें पाई जाती है। तो कितने टाइप के बताया था मैंने? 3 टाइप के। मैं कितने टाइप के बताया था ना? 3 टाइप के, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले कौन सा आ जाता है हमारा? पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, मृदुतक, पेरेन्काइमा, मृदुतक। ठीक है, बहुत ही मोस्ट सिंपल, कंपोज्ड ऑफ अनस्पेशलाइज्ड, मतलब ये ऐसा वाला पार्ट है कि शुरुआत में जब सिंपल, जब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो बदल रहे होते हैं परमानेंट में, तो सबसे पहले जो बनता है ना सबसे सिंपल, तब तक उनके अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं आता, फंक्शन का कोई कार्य उनका फिक्स नहीं होता, विशिष्ट कार्य नहीं होता, तो वो क्या बनते हैं? पेरेन्काइमा। अत्यंत सरल होते हैं, वे अविशिष्ट कोशिकाओं से निर्मित, अविशिष्ट कार्य, कोई इतना विशिष्ट कार्य नहीं होते। ठीक है, दूसरी बात, जो लिविंग होते हैं, जीवित सेल्स होते हैं इसके अंदर, इसके सेल्स कैसे होते हैं? जीवित। जो शेप हो सकती है वो ओवल भी हो सकती है, अंडाकार, ठीक है, पॉली स्फेरिकल भी हो सकती है, इसकी जो शेप होती है टिश्यूज की, गोल भी हो सकती है, पॉलीहेड्रल भी हो सकती है, कई भुजा वाली। जो सेल वॉल होती है वो थिन सेल वॉल होती है,
सेलुलोज की बनी कैसी होती है? पतली पतली कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति इनकी कैसी होती है? पतली वाली कोशिका भित्ति होती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये लूजली पैक रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? लूजली पैक। कहने का मतलब ये सेल 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 ये सेल, जब ये ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल चिपके नहीं रहते, तो इनके बीच में जो खाली स्थान है वो खूब पाए जाते हैं, लूजली पैक रहते हैं। तो इसलिए क्या कहेंगे, इनके अंदर अंतर कोशिकीय स्थान काफी पाया जाता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस काफी पाया जाता है, या अंतर कोशिकीय स्थान काफी पाया जाता है, अंतर कोशिकीय स्थान इसमें पाया जाता है, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म होती है, घनी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और इसके अंदर भैया बड़ी बड़ी लार्ज वैक्यूल्स या बड़ी रसधानियां भी पाई जाती हैं, बड़ी रसधानी भी पाई जाती हैं, रसधानियां भी इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। किसके अंदर? पैरेन्काइमा के अंदर। अब इसमें दो तीन चीजें और आप समझोगे, अत्यंत मतलब दो तीन चीजें अच्छे से याद कर लो। सबसे सिंपल होते हैं, जीवित होते हैं, जीवित है तो पतली सेल वॉल होगी और इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है, और भैया इसके अंदर लार्ज वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी रसधानी भी पाई जाती है। सेल के अंदर जो खाली स्थान होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोल देते हैं? रसधानी। अब एक चीज समझिएगा, अगर इस पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इस पैरेन्काइमा के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, हरित लवक पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल याद करो, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होगा तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस कर पाएगी, या क्या कह सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर पाएगी, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो अगर ये प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा तो इसका नाम, अगर क्लोरोफिल है तो पैरेन्काइमा का नाम हो जाता है क्लोरेन्काइमा। क्या नाम हो जाता है इसका? क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है भैया, क्लोरेन्काइमा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल पाया गया है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल पाया गया है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरेन्काइमा। दूसरी बात कि अगर इसी जो ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं, पानी में रहने वाले पौधे, जो पानी में रहने वाले पौधे होते हैं, तो इनके जो वैक्यूल्स होते हैं, इनका जो पैरेंट, उसमें हवा भर जाती है, सेलुलर स्पेस जो होते हैं इनमें हवा भर जाती है, और हवा पौधे होते हैं ये तैरते रहते हैं। ये कैसे करते रहते हैं? फ्लोट करते रहते हैं, पानी के ऊपर करते रहते हैं ना। कुछ पौधे जो पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, तो उनकी पैरेन्काइमा के अंदर क्या पाई जाती है? एयर, हवा। तो उसका नाम क्या हो जाता है? एरेन्काइमा, एरेन्काइमा। तो जो पानी वाले पौधे हैं जिनके पैरेन्काइमा के अंदर हवा भरी जाती है या हवा पाई जाती है जिससे वो तैरते हैं, तो उसके उस पैरेन्काइमा को आप किस नाम से जानते हो? एरेन्काइमा। प्लांट को सपोर्ट भी करता है और अपने प्रोटोप्लाज्म, जो इसका जीव द्रव्य होता है, उसमें फूड को स्टोर करने का भी काम करता है, ठीक है। क्लोरेन्काइमा, अगर इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, क्लोरोफिल है, पानी में तैर रहे हैं एक्वेटिक प्लांट्स, तो इसको क्या बोल देंगे? एरेन्काइमा, ठीक है, एरेन्काइमा। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसका जीव द्रव्य, उसमें ये साइटोप्लाज्म हो या अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म, उसमें खाने को स्टोर करने का काम भी करता है और पौधे को सपोर्ट तो देता ही है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड वाला। सेकंड क्या था? कॉलनकाइमा, कॉलनकाइमा। इसको भर लो एक सेकंड। रात इसलिए क्लास नहीं ले पाया था, फीवर था तेज, परेशान हूँ यार, मैं खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाता, नींद आती है खाना खाने, तो फिर और इस वजह से तबीयत खराब होने लगी है दोनों से। बीच में अच्छा खासा ठीक हो गया। ठीक है भैया, अब क्या जाता है? कॉलन काई समझिएगा, स्थूल कोण ऊतक, ठीक है। क्या नाम दे देते हैं इसको? स्थूल कोण ऊतक। ये भी लिविंग होता है, ये भी क्या होता है? लिविंग होता है, जीवित होते हैं इसके सेल्स भी, वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं इसके अंदर,
रसधानियां भी मौजूद होती हैं, रसधानी भी, वैक्यूल्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। न्यूक्लियस वगैरह तो सब होता ही है। लॉन्ग, लंबी भी होती है इसकी कोशिकाएं जो होती हैं, अंडाकार भी होती है, ओवल शेप की भी होती है, अंडाकार, और भैया पॉलीहेड्रल भी होती है, बहुभुजा भी होती है, मतलब कई सारी बहुभुजा या कई सारी भुजा भी निकली हुई होती है। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल होती है, थिन सेल वॉल होती है, थिन सेल वॉल, सेल वॉल कैसी होती है, पतली कोशिका भित्ति, लेकिन जो कोने होते हैं, दो सेल मिल रहे होते हैं, एक दूसरे से सेल मिल रहे होते हैं, तो जो कोने होते हैं, ठीक है, पतली कोशिका होती है, इन कोने पे ये थिक हो जाती है, थिकनिंग ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, पेक्टिन नाम का एक पदार्थ होता है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, इन दोनों की वजह से क्या हो जाती है, कोनों से मोटी हो जाती है, सेल्यूलोज व पेक्टिन की मदद से कोनों से क्या हो जाती है मेरे भाई, मोटी। ठीक है, अंडाकार भी हो सकती है इसकी शेप, पॉलीहेड्रल भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, लिविंग तो होते ही होते हैं। ठीक है, जो इसके इंटरसेल्यूलर स्पेस होते हैं इसमें लिटिल होते हैं, बहुत कम, इसके मतलब ये आपस में एक दूसरे से काफी कॉम्पैक्ट जुड़ी रहती है, लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, लिटिल तो सबसे ज्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस किसमें था, पैरेन्काइमा में, लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, बहुत कम अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये पौधे के नए भागों में पाया जाता है, जो पौधे के नए भाग होते हैं ना, पौधे के न्यू पार्ट्स में, क्यों क्यों क्योंकि उसके बाद में जो वहां पे डिवीजन हो रहा होता है, और डिवीजन होके बाद में वो किस में बदल जाता है, नए नए पार्ट जो होते हैं, इसी कॉलोनकाइमा में, क्योंकि सपोर्ट वगैरह के लिए चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। यंग प्लांट जो होते हैं, युवा पौधे जो होते हैं, यंग प्लांट, उनकी स्टेम में पाया जाता है सपोर्ट के लिए, कि वो टूटे ना, गिरे ना हवा वगैरह से। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, कैसा देता है, यांत्रिक सहारा देता है, जिससे कि वो जब आंधी वगैरह आए या हवा वगैरह चले तो टूटे ना, यांत्रिक सहारा। मम्मी स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, यांत्रिक सहारा देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है पौधे को। कभी कभी एक और बात अच्छे से याद कर लेना कि इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, मैंने बताया ना यंग प्लांट, तो कभी कभी इसमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसका कोई अलग नाम नहीं होता, नाम इसका कॉलोनकाइमा भी रहता है, इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसमें भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। तो दो में हो सकता है, एक पैरेन्काइमा और एक कॉलोनकाइमा, मजबूती देने का काम करता है यंग प्लांट के स्टेम में। और आप जो पत्तियां कभी कभी हवा तेज चलती है, आपने देखा कभी भी पत्ती फटती है क्या, टूट जाती है, फटती नहीं है बीच में, तो हवा का जो फाड़ने वाला इफेक्ट होता है, टीयरिंग इफेक्ट, उससे भी इसको बचाने का कार्य करता है। ठीक है, कौन सा, कॉलोनकाइमा। तो पौधे के नए भागों में मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होते, इसमें ये भी फूल वगैरह को करता है। ठीक है, और हवा के विरोध में जो प्लांट होता है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह देने का कार्य करता है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट आ जाता है तीसरा, कायमा, स्क्लेरन कायमा। तो देखो नाम से पता चल रहा है, दंड ऊतक, दंड ऊतक का मतलब है कि बिल्कुल ही कठोर, एकदम हार्ड, थिक सेल वॉल। तो इसका जो होता है, इसकी जो शेप होती है लॉन्ग होती है, नैरो होती है, नैरो मतलब कि जो सेल बॉडी होती है वो पतली होती है, जो सेल बॉडी होती है वो कैसी होती है, पतली, इसका ल्यूमेन ज्यादा बड़ा नहीं होता, लॉन्ग होती है, नैरो होती है, और एंड से शार्प होती है, एंड्स पर कैसी होती है, शार्प। अभी लिखवा रहा हूं हिंदी में, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, और जो सिरे होते हैं, सिरों पर नुकीली होती है, सिरों पर शार्प होती है, कैसी होती है, नुकीली होती है, इस तरीके से, इस तरह से मान लो, नुकीली हो गया, और ये जो ये पतली होगी। ठीक है, लंबी होगी। आगे बात करेंगे, स्टार लगा के लिख लीजिए कैसे सेल्स होते हैं,
डेड। बाकी दोनों जो भी आपने पढ़े थे जीवित। मृत होते हैं, थिक सेल वॉल्स होती हैं, थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल, मोटी कोशिका भित्ति, मोटी कोशिका भित्ति। सब कुछ आज हिंदी इंग्लिश में लिखवा रहा हूं एक एक चीज। मुख्य मोटी कोशिका भित्ति होती है, इसकी बनी हुई सेल्यूलोज व लिग्निन की बनी हुई, सेल्यूलोज व लिग्निन नाम के पदार्थ की बनी हुई। इसमें जो ये आपके इंटरसेल्यूलर स्पेस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते, और इसके कारण ये पानी भी इसके पार नहीं जा सकता, वाटर भी पार नहीं जा सकता, इतनी थिक होती है, पार नहीं जा सकता। डेड होते हैं तो पानी की इनको जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। थिक सेल वॉल होती है, मोटी कोशिका भित्ति, इम्परमिएबल टू वाटर, पानी भी इसके पार नहीं जा सकता। काम इनका वही है, मैकेनिकल सपोर्ट देना। आपने कुछ ऐसे फल देखे होंगे जिनके बाहरी हिस्सा जो होता है, ऐसे फल वगैरह जिनका जो बाहरी हिस्सा होता है, आउटर सरफेस, वो बहुत ही कठोर होता है। जैसे कि नारियल का बाहरी भाग, नारियल का हस्क, नारियल का आपने देखा बाहर से नारियल को तोड़ पाते हो, तो नारियल का जो हस्क होता है वो किसका बना होता है? स्क्लेरन कायमा का ही बना होता है। कोकोनट हस्क जिसे बोलते हो, नारियल का बाहर वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो किसका बना होता है? इसी का बना होता है, स्क्लेरन कायमा का। इसमें भी सेल्यूलर स्पेस वगैरह नहीं पाए जाते। और पेड़ को रिजिडिटी, पेड़ जो एक जगह बिल्कुल रिजिड होकर खड़ा रहता है, बिल्कुल स्थिर बना देता है पेड़ को, वो देता है। और मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड कराता ही है। मेन चीज क्या है? मोटी कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज और लिग्निन की, थिक सेल वॉल होती है मोटी कोशिका भित्ति, और भैया इसके सेल जो होते हैं वो डेड होते हैं, स्क्लेरन कायमा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स व परमानेंट टिश्यू, जो एक से ज्यादा, एक से मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते थे, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से बने होते थे, ठीक है। एक से ज्यादा कोशिकाओं से निर्मित, एक से ज्यादा कोशिकाओं से निर्मित, कोशिका से बने, ठीक है भैया। दो टाइप के होते हैं मुख्य, एक को बोलते हैं जाइलम, हिंदी में इसको जाइलम भी बोल देते हैं, दारू भी बोल देते हैं, और वुड जो लकड़ी होती है वो भी कह देते हैं। दूसरे का नाम होता है इसका फ्लोएम, PHLOEM, इसको हिंदी में फ्लोएम भी बोल देते हैं और बास्ट भी बोल देते हैं, ठीक है भैया। ओके, जाइलम, इसका मेन काम है वाटर एंड मिनरल्स, पानी, वाटर एंड मिनरल्स को रूट टू लीफ, रूट से लीफ तक पहुंचाना, मतलब जल व खनिज लवण जो पौधे की जड़ों से, जल व खनिज को जड़ों से कहां तक पहुंचाना? पत्तियों तक। मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ कंडक्शन करती है, ऐसे नहीं सिर्फ नीचे से ऊपर ही, पेड़ के जो साइड में होते हैं वहां तक भी कंडक्शन करने का कार्य करती है जाइलम। समझ में आ रहा है ना? जल व खनिज पदार्थों को पहुंचाती है कहां से कहां तक? रूट से लेकर लीफ तक। क्या होता है रूट्स में? यहाँ पे पानी होता है, हायर पोटेंशियल होता है, तो ये जो रूट होते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे हेयर टाइप पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं रूट हेयर्स। क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर्स, जड़ों के बाल, ठीक है। तो ये जो रूट हेयर होते हैं, जैसे ऊपर ट्रांसपीरेशन से पानी का लॉस होता है, पानी कम होता है, ऊपर से खिंचाव पुल बनता है, और यहां से जो पानी है वो किसके चला जाता है? रूट्स के अंदर चला हेयर्स, और रूट हेयर से जाइलम तक पहुंचा दिया जाता है, और जाइलम से ये ऊपर आता है। फ्लोएम का काम सुन लो। फ्लोएम का काम होता है जो लीफ में भोजन बना होता है, लीफ में जो फूड बना होता है पत्तियों में फोटोसिंथेसिस से, उस फूड को पूरे पौधे में पहुंचाना, पूरे प्लांट तक ले जाना। तो फ्लो, फ्लोएम, ठीक है। फिलो, यहां से याद कर लेना, फिलो किसका? फिलो, खाने का। और जाइलम, इसका मतलब वाटर, और WXY कुछ आसपास है ना, वाटर और जाइलम, और फ्लोएम फूड से। इसको अच्छे से याद कर लेना, एक को याद कर लो, दूसरा अपने याद हो जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। अब मैंने एक चीज बताई कि सर ये एक से ज्यादा से, तो ये बताइए जाइलम कितने सेल से मिलकर बना होता है? तो जाइलम या फ्लोएम, ये 4 प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं। जाइलम वाले को पहला होता है ट्रैकिड्स, जाइलम ट्रैकिड। तो आप कहोगे ट्रैकिड क्या होते हैं?
तो इसको हिंदी में बोलते हैं वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं मेन टाइप का सेल होता है, ठीक है। ये कई टाइप के सेल है जिनसे जाइलम नाम का टिश्यू मिलकर बना है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। दूसरा हो जाता है जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स इसको बोलते हैं हिंदी में वाहिकाएं। वाहिकाएं। तीसरा होता है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स जिन्हें बोलते हैं जाइलम तंतु। जाइलम तंतु। और चौथा होता है जाइलम पैरेन्काइमा। कितने टाइप के सेल पाए जाते हैं इसमें? जाइलम मृदुता या मृदुता। ठीक है भैया, ये संधि होगी यहां पे। मेरी बात समझ रहे हैं? जो जाइलम नाम के टिश्यू होते हैं वो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, जटिल ऊतक का रूप है। तो जाइलम कितने टाइप से बना होता है? ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और पैरेन्काइमा। फ्लोएम जो बना होता है वो होती है सीव ट्यूब्स, चालनी नलिकाएं। चालनी नलिकाएं, कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, सहकोशिकाएं, सहकोशिका, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम तंतु भी कह सकते हो, और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम मृदुता। तो दो तो इसमें कॉमन ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये कितने प्रकार के सेल से बना होता है? 4 प्रकार के सेल से बना होता है। क्लियर है मेरे भाई? ये टीवीएफपी जाइलम किससे बना होता है? टीवीएफपी, ट्रैकिड, वेसल, फाइबर, पैरेन्काइमा। फ्लोएम किससे बना होता है? एससीएफपी, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फ्लोएम का काम क्या होता है? खाने को पहुंचाना, और इसका काम क्या होता है? जाइलम का काम पानी और मिनरल्स को पहुंचाना। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इस चैप्टर में जानने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा ये सिर्फ नीट में पूछा जाता है, डॉक्टरी एमबीबीएस वाले एग्जाम में ट्रैकिड्स, वेसल्स के बारे में उतना आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार्क के नीचे कॉर्क कैम्बियम नाम की चीज पाई जाती है, जो छाल होती है, ये एक कॉर्क नाम के सब्सटेंस को बनाती है। कॉर्क में सुबेरिन नाम का केमिकल पाया जाता है, और ये बोतल के ढक्कन वगैरह बंद करने के काम में आता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब यहां तक बताइए। हमने आज जाइलम पढ़ा, फ्लोएम पढ़ा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये सारी की सारी चीजें पढ़ी। बहुत सारी चीजें आपको आती होंगी, नहीं आती होंगी तो बहुत सारी चीजें आपको आ जाएंगी। हम मैं आज से इसके नोट्स जो भी होंगे बुक में से फोटो कर खींच के ही डालूंगा। हाथ के बने हुए तो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो उन्हें आप एक बार पढ़ लीजिएगा और एक बार पढ़ के समझना जरूर। ठीक है, किसी को टेलीग्राम क्या करें वो बता रहा हूं मैं। टेलीग्राम आप विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे जाओगे, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे वहां आपको 4 ऑप्शन खुलेंगे। एक होगा होम, एक होगा वीडियोस, एक होगा प्लेलिस्ट, एक होगा कम्युनिटी, एक होगा चैनल्स, और एक होगा यहाँ पे अबाउट। इस अबाउट पे क्लिक करोगे तो वहां पे टेलीग्राम लिखा होगा, इस पे क्लिक करोगे तो आप अपने परीक्षागढ़ वाले टेलीग्राम पे चले जाओगे, उसे ज्वाइन कर लेना। आज से नोट्स आने की शुरुआत हो जाएगी, और ग्रुप डी वगैरह या जो ये एसएससी होता है, आरपीएफ वगैरह होता है, इसके टेस्ट पेपर भी आज से डालने लगूंगा जैसे मुझको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। अब मैं आपको क्या करा देता हूँ? कुछ क्वेश्चंस। इसमें तो दिख ही नहीं रही। आ गया प्लांट टिश्यू। और ये जो आपकी जो मैंने पढ़ाया था ना, फाइबर्स और पैरेन्काइमा, ये तो सपोर्ट ही देते हैं, ये लेटरल वृद्धि करते हैं सिर्फ जाइलम में। ठीक है, चलिए इसको और आप क्वेश्चंस के थ्रू एक दो चीजों को और समझ जाएंगे। अभी मैं पढ़ाता रहूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपको समझ में आया नहीं आया? हाँ,
फूड किसके द्वारा जाता है? भोजन। प्लांट्स में फूड किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर एंड मिनरल्स किसके द्वारा होते हैं? वाटर एंड मिनरल्स। डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल, डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल, मृत सरल ऊतक का एग्जांपल देंगे आप, एक मृत सरल ऊतक का एग्जांपल देंगे आप। एरेनकाइमा, एरेनकाइमा ये किसमें पाया जाता है? एरेनकाइमा, एरेनकाइमा किसमें पाया जाता है? बताइए जरा इन्हें फटाफट, आप जल्दी बताइए। बताइए बाबू। अरे यार भगवान बचा ले, बताइए जल्दी। शाबाश, ठीक है। फूड फ्लोएम, फूड कौन लेके जाता है? फ्लोएम। पानी और खनिज, जल व खनिज कौन लेके जाता भैया? जाइलम। थोड़ा सा और एक दो चीजें बतानी है, प्रोटोजाइलम बाइजाइलम में बताऊंगा। और मृत और सरल ऊतक का, मृत सरल ऊतक का एक एग्जांपल क्या है? स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा मृत भी होता है ना, जिसे दृढ़ ऊतक बोलते हो। क्या बोलते हैं जिसे? दृढ़ ऊतक। और भैया एक होता है एरेनकाइमा, किसमें पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं? जल में रहने वाले पौधे, एक्वेटिक प्लांट्स, जल में रहने वाले पौधे। चलिए ठीक है, इतना काफी कुछ। एक दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट आएंगी और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आती। एक दो क्वेश्चन जाइलम के ऊपर मैं भी करा दूंगा, तो अभी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है? एक बार आप पढ़ लेना, इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, शेयर लाइक जरूर करना। और जिसने भी डोनेट नहीं किया है, बिल्कुल डोनेशन रुक ही गया है। और कम से कम यार 3-4 लाख रुपए का आ रहा। मैं तो अपनी 2-4 जगह लगाई हुई है जानकारी, कहीं कुछ हो जाए, डॉक्यूमेंट रख के कुछ पैसे आ जाए, तो आप लोगों के लिए कम से कम ये चीज स्टार्ट हो जाए एक बेस्ट तरीके से। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, नहीं चल हो पा रही है उनकी पढ़ाई, या गाइडेंस सही प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, किस किताब से करें, कहाँ से करें, तो उन लोगों के लिए बहुत चीज़ जरूरी है। तो अगर आप में से किसी ने नहीं किया है शेयर वगैरह वीडियो, तो आप प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए उन फंड वाली वीडियोस को। इस वाली वीडियो को भी अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाई कीजिए जबरदस्त तरीके से। क्योंकि जिस तरीके से आपको लग रहा है कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चा आपको ज्यादा से ज्यादा समय देने की जरूरत है, पूरी तरीके से डूब जाने की जरूरत है। और हाँ, इस बात का भरोसा रखिए, किसी की पढ़ाई छूटी हो, किसी को समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी, लेकिन अगर आपने ठान लिया ना, आपकी अंतरात्मा से आ गई कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आप अच्छे से रखना, ठीक है ना? सिर्फ अंतरात्मा से आवाज आए। अरुणिमा सिन्हा जी का नाम सुना है आपने? एक बास्केटबॉल प्लेयर थी, ट्रेन से धक्का दे दिया था उनको, उनका पैर कट गया था, मतलब ट्रेन से धक्का दिया और वो किसी दूसरी ट्रेन जो दूसरे ट्रैक पे आ रही थी उससे आके टकराई। सोचो, आपको धक्का दिया, आप ट्रेन से टकराए, आप गिर पड़े, पूरी रात आपका पैर कट गया, आपको पता चला आपका पैर कट गया, पूरी रात आपने उस दर्द को सहा। सोच सकते हो इस दुनिया में इससे ज्यादा दर्द कोई हो सकता है? चोट का दर्द, पैर कटने का दर्द, दूसरी ट्रेन से टकराए हो, कोई बचाने वाला नहीं, चूहे आपके पैर पर लग रहे, कटे हुए पैर पर, सुबह आपको उठाएंगे, आप कोई ये नहीं कह सकते बंदी कभी उठ सकती है, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक में फ्रैक्चर है। उन पे गलत गलत इल्जाम लगे बाद में कि इनके पास टिकट नहीं था, ये नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ एक चीज ठान ली थी कि मैं दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी एवरेस्ट पे चढ़ूंगी और इन सब लोगों को जवाब दूंगी अपने कारनामों से। तो मैं क्या कहता हूं ना, अगर वो बिना पैर होते हुए भी आर्टिफिशियल पैर से, सिर्फ एक अंतरात्मा के दृढ़ निश्चय से, अरे दृढ़ निश्चय से भीष्म पितामह ने 6 महीने अपनी है ना मौत रोक दी थी, 6 महीने।
अटल जी ने 15 अगस्त को अपनी मौत रोकी थी, 16 अगस्त को डेथ हुई उनकी। तो ये दृढ़ निश्चय होता है कि हमारे अंदर कितनी सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली पावर है। तो अगर आप चाहो ना अंतरात्मा से आवाज आ गई तो आप कर सकते हो। और उन्हें भी अरुणिमा सिन्हा जी ने एवरेस्ट फतेह की थी। और आज वो लोग जो उनके पीछे पीठ पीछे बुराई करते थे, वही चैनल वाले दुनिया वाले वो उनके पैरों में लगे घूमे। ठीक है ना बच्चा? तो कुछ अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीजें लाओ। छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, परेशानियां, फाइनेंशियल, हर चीज, लेकिन जब साथ होते हैं ना, हम सब देखो अभी आप लोग साथ नहीं दे रहे इतना अच्छा। जो कोई इंसान आपके लिए कुछ करना चाहता है, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सोचो कब हम लोग किसका साथ देंगे जीवन में। कोई क्रांति हो, कुछ भी हो, कोई साथ देगा? नहीं देगा। और यही विडंबना है, यही हमारे देश की असली सच्चाई है इस समय, कि जो युवा है वो फालतू की चीजों को तो आ जाएगा, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ आज एंड करते हैं। मिलते हैं फिर से आप को शाम में क्लासेस लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ प्रभात। ठीक है, थैंक यू।